अस्सलाम वालेकुम। भारतीय हुकूमत और मोदी लंगोटी छोड़कर मैदान जंग से भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया है कि किसी तरह निचला बैठने को तैयार नहीं। वो एक ऐसा कंबल बन चुका है कि जिसे मोदी छोड़ना चाहता है, लेकिन वो कंबल मोदी को नहीं छोड़ रहा। यानी भारतीय मीडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान और भारत एक एटमी जंग के अंदर चले जाएं। दूसरी जानिब अजीत डोभाल की चालाकियां भी बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खालिक अजीत डोभाल और रॉ बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। आलमी बरादरी ने उनकी कहानियां खरीदने से इनकार कर दिया है। अब अजीत डोभाल के सामने सिर्फ दो ही सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी बढ़ चुकी है उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके आए, या फिर अपनी नौकरी से फारिग हो जाए। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में खुदा का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता कमी होने की अलामत सामने आ रही हैं, लेकिन भारतीय मीडिया है कि किसी तरह से इस कोशिश को कामयाब होने नहीं देना चाह रहा। भारतीय मीडिया हर रोज एक जंगी जुनून भारतीय आवाम के ज़हनों में भरने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हर भारतीय शहरी ये शायद ये समझ रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होने जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब भारत पे ये चीज रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है कि जंग की सूरत में उनके हाथ कुछ नहीं आना, उनको सिर्फ तबाही मिलनी है। यानी उनके यहाँ अगर थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है या कोई उनकी आलमी बरादरी में उनकी बात सुनी जा रही है, तो इस जंगी जुनून की वजह से उनका तारुफ एक जंगजू कौम के सूरत में सामने आएगा और उनका वो ख्वाब जो वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल नशिस्त हासिल करने की कोशिश में हासिल करना चाहते हैं, वो बुरी तरह नाकाम हो जाएगा। भारत पिछले 25 साल से आलमी सरमायाकारी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म समझा जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने पिछले 25 साल के अंदर तकरीबन 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी भारत के अंदर की है। लेकिन अगर अजीत डोभाल और उसके साथी रॉ की कोशिशों की वजह से ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है और ये कशीदगी जंग की सूरत इख्तियार कर जाती है, तो पाकिस्तान तो इस बार बिल्कुल क्लियर है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत पर थोड़ी सी भी आंच आई तो ये जंग यकीनन एक एटमी जंग बन जाएगी। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर एटमी जंग हो जाती है तो फिर सरमायाकारों के लिए भारत में सरमायाकारी को महफूज समझना नामुमकिन हो जाएगा। उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यह होगा कि वो अपनी सरमायाकारी उठाएं और वापस चीन चले जाएं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से भारत के अच्छे हालात की वजह से चीन से सरमायाकारी भारत आ रही थी। दूसरी जानिब भारत को ये हकीकत भी रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि इस कशीदगी की वजह से इस खित्ते में चीन का असर और रसूख हर गुज़िश्ता रोज की निस्बत बढ़ता चला जा रहा है। भारत के मुकाबले में चीन की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए और चीन ने इस बार बरबला इज़हार किया है। पिछले कशीदगियों की सूरत में चीन हमेशा ये कहता रहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात की नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, लेकिन इस बार चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ और वाज़ेह है। उसने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर आंच आई तो चीन पाकिस्तान का साथ देगा। ये इतना क्लियर मैसेज है भारत के लिए कि भारत की टांगें उसके बाद कांप चुकी हैं। भारत को ये चीज़ अच्छी तरह मालूम हो गई है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का जो उसने पैगाम पाकिस्तान को दिया है, तो यही कार्ड चीन के पास में मौजूद है। चीन जिसने अक्सा चीन का टोटल कंट्रोल अपने पास ले लिया है, वो किसी भी वक्त ब्रह्मपुत्र का जो दरिया है उसका पानी भारत आने से रोक सकता है। इसके अलावा चीन ने अरुणाचल जो प्रदेश की रियासत है उस पर भी अपना हक जताया हुआ है, तो वो अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है तो इसका फायदा चीन भी उठा सकता है। इसके अलावा भारत के अंदर मुतअद्दिद आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं जिनको भारत ने जबरन दबा रखा है। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो वो तमाम तहरीकें सर उठा लेंगी और उनमें वो दोबारा से तवाना हो जाएंगे और भारत के लिए उनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय साजिश के जो भोंडे पहलू हैं वो हर गुज़िश्ता दिन के साथ सामने आते चले जा रहे हैं। भारत ने जिस तरह से आलमी बरादरी को चीट करने की कोशिश की और उनको ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है, तो उनकी इस कहानी को ना अमेरिका ने बाय किया, ना बरतानिया ने बाय किया, ना फ्रांस ने बाय किया। भारत को कहीं से भी आलमी बरादरी से रत्ती बराबर इमदाद नहीं मिल सकी। हाँ, कुछ मुल्क खामोश हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि ये जंग आने वाले दिनों में एक
एटमी जंग बनने जा रही है। दूसरी जानिब भारत ये समझ रहा था कि शायद 2000 से पहले वाले सूरत हाल है कि भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और पाकिस्तान उस पर थोड़ा बहुत रिटेलिएट करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जब से मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की है तो भारत को भी अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान का मुकाबला मिसाइलों की इस टेक्नोलॉजी के दौर में करना बहुत मुश्किल है। 2019 में भारत ने बालाकोट पर जब हमला किया था तो पाकिस्तानी जहाज ने थोड़े से मिसाइल चलाए थे, 1 या 2 मिसाइल चलाए थे और भारत के 2 जहाज जमी बोस हो गए थे। इतने बदआवाज भारत ने अपने एक हेलीकॉप्टर को खुद अपने मिसाइल से मार गिराया था। तो भारत को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ मिसाइल है बल्कि पाकिस्तान के पास उनको चलाने का हुनर भी है। इसके अलावा यह बात भी भारत के इल्म है कि चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी और मिसाइल मुआवनत देने का मुकम्मल फैसला कर लिया है। JF-17 थंडर और दूसरे जहाजों के लिए ऐसे मिसाइल पाकिस्तान पहुंच चुके हैं जो एक बटन दबाने पर भारत की एयरफोर्स को तबाह कर सकते हैं। भारतीय एयरफोर्स में बेचैनी है, इतनी बेचैनी है कि वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। उनके पास आने वाले राफेल तैयारे जो है वो अभी पूरी तरह उनकी ट्रेनिंग, उनके पायलट्स की ट्रेनिंग नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने तैयारों के जरिए पाकिस्तानी सरहद के करीब और LOC पर थोड़े ऑपरेशंस किए, उसमें उन्हें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वाइस एयर चीफ को उनके ओहदे से हटा दिया गया। इस फैसले से भारतीय फिजाइये के अंदर बेइंतहा बेचैनी है और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का बेतुका इस्तेमाल भारतीय फौज को बेचैनी का शिकार किए हुए। वो फौज, वो दस्ते जो भारतीय सरहदों के दिफा के लिए पहले से मुतय्यन थे, अगर उनसे कहा जाएगा कि वो अपने दिफाई पोजीशनें छोड़ें, मोर्चों को छोड़ें और पाकिस्तान के अंदर हमले करें, तो वो हमले किसी सूरत भी उन दिफाई फौजियों को उनके लिए सुटेबल नहीं है और ना वो इसके लिए तैयार है। तो ऐसे रेजिमेंट्स, ऐसी फॉर्मेशंस, ऐसे बटालियंस जो कि दिफा के लिए पहले से मुतय्यन थे, उनके अंदर बेचैनी है क्योंकि उनको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि उन्हें वक्त आने पर हमला करना पड़ेगा। तो भारत के अंदर जंग के हवाले से जो उनकी स्ट्रेटजीज थी, जो उनकी कोशिशें थी, वो तकरीबन तमाम की तमाम नाकाम हो चुकी है और आलमी बरादरी की जानिब से मिलने वाले पैगामात उनके लिए हौसला अफजा नहीं है। भारत हर गुजरते दिन के साथ ये चाहता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत हासिल करे। इसके लिए उसने जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के साथ मिलकर लॉबिंग भी की है और वह अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन इस्लाहात का मकसद क्या है? इन इस्लाहात का मकसद यह है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत हासिल कर ले। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के साथ किसी जंग में जाता है तो उस सूरत में भारत का तारुफ एक दहशतगर्द और इंतहा पसंद और अमन के दुश्मन मुल्क के तौर पर सामने आएगा और ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में अगर भारत जंग की तरफ बढ़ता है तो दुनिया ये समझेगी कि भारत इस खित्ते में अमन नहीं चाहता और अगर इस खित्ते में अमन नहीं होगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा। चीन का असर और रसूख इस खित्ते में बढ़ेगा। भारत अगर अपनी सरहदों का जायजा ले तो उसकी एक जानिब पाकिस्तान है, एक जानिब चीन है और एक तरफ नेपाल है और एक तरफ बांग्लादेश है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स का जायजा लें तो चीन से भारत की दोस्ती किसी सूरत मुमकिन नहीं है। 1962 में एक बाकायदा जंग भारत और चीन के दरमियान हो चुकी है जिसमें एक बड़ा इलाका भारत से चीन ने छीन लिया था और उसका कंट्रोल अब चीन के पास है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ 3 से 4 जंगें बाकायदा हो चुकी हैं भारत की। तो इसलिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात कभी भी नहीं रहे, चंद सालों के लिए अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन इसके बाद भारतीय इंतहा पसंदाना सोच और RSS मेंटालिटी ने इस अमन को फिर से खतरे में डाल दिया और आज फिर भारत की इसी जारहाना पॉलिसी ने इस पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। तीसरी जानिब नेपाल हमेशा भारतीय जबर का शिकार रहा और उसकी एजेंसियों ने वहां की सॉवरेनिटी को हमेशा चैलेंज किया। बांग्लादेश 1971 के बाद भारत के असर सुख में रहा, लेकिन हसीना वाजिद की छुट्टी के बाद अब एक बार फिर बांग्लादेश एक पुरअमन मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और वह भारतीय असर सुख को किसी तौर पर कबूल नहीं कर रहा। तो ये 4 सरहदें ऐसी हैं कि जो भारत को महसूस हो रहा है कि अब उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इन हालात में अगर भारत किसी जंग की तरफ जाता है तो ना तो उसको आलमी बरादरी से कोई सपोर्ट मिलेगी, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो उसका प्रोसेस सलामती काउंसिल के लिए में मुस्तकिल नशिस्त के लिए वो कोशिश कर रहा है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा
भारत में सरमायाकारी के लिए एक अच्छा माहौल आजकल चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां चीन से अपनी सरमायाकारी लेकर भारत में आना चाह रही हैं, लेकिन भारत अगर जंग में जाता है, जो यकीनन एक एटमी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो भारत के अंदर जो पिछले 25 साल के अंदर 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई है, वो चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में वापस जा सकती है। यानी दुनिया का कोई भी सरमायाकार ये क्यों चाहेगा कि वो एक ऐसे मुल्क के अंदर सरमायाकारी करे जो एक एटमी जंग के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल होने जा रहा है, ये शामिल हो चुका है। तो भारत में सरमायाकारी जो पिछले कुछ अरसे से उनकी जीडीपी ग्रोथ जो है दुनिया में बहुत उस पर नुमाया नजर आ रही है और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो खतरे में पड़ जाएगी और भारत बहुत पीछे चला जाएगा। इसके अलावा वहां पे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो बहुत क्लियर वर्ड्स में बता रहे हैं कि भारतीय सियासतदान जिस मिस एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं, हालात उसके लिए साजगार नहीं है। अब पाकिस्तान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, अल नसर मिसाइल, शाहीन 2 मिसाइल, शाहीन 3 मिसाइल और अबाबील मिसाइल, इसके आने के बाद भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने का सोच भी नहीं सकता। अगर वो सोचता है, और पाकिस्तानी जो फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर के क्लियर कट मैसेज के बाद कि अगर भारत कोई जवाब को हमला करेगा तो उसको उससे दुगना जवाब मिलेगा, तो भारत को यह तवक्को नहीं होनी चाहिए कि वहां पर वो इस ऐसी कोई पाकिस्तान से कोई पॉलिटिकल गेन हासिल कर सकेगा। तो बड़ा क्लियर मैसेज भारतीय अफवाज की तरफ से अपने सियासतदानों को भी दिया जा रहा है कि उन्हें किसी भी मिस एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए। इन तमाम हालात में रॉ और अजीत डोवल के लिए स्पेस बहुत कम होती चली जा रही है और उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने एजेंडे पर को लेकर आगे चले। जो जिस तरह से पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी करा रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर या फाटा के अंदर जो उनकी जिस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं, अब उन पे ये बात क्लियर हो रही है कि जैसे अगर वो यहाँ पे दहशतगर्दी करेंगे तो उनकी जंग की सूरत में उनके अपने मुल्क के अंदर हालात उनके कंट्रोल से निकलना शुरू हो जाएंगे। वहां वो तहरीकें जो पहले से चल रही थी वो दोबारा से सर पकड़ रही हैं, वो जोर पकड़ रही हैं और सिखों की तहरीक है, इसके अलावा और भी 19 से 20 तहरीकें हैं जो बाकायदा तौर पर आज़ादी की तहरीकें भारत के अंदर चल रही हैं। तो जब भारत का कंट्रोल उन पर कमजोर होगा तो वो दोबारा से जोर पकड़ जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत के लिए बना हुआ है वो भारत का मीडिया है। भारतीय मीडिया एक ऐसा कंबल है जिसको मोदी और अब उसकी हुकूमत छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह से भी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो भारत को दोबारा से जंगी जुनून की तरफ और जंग की तरफ धकेलना चाहता है। उन्होंने जो वॉर सेंटर्स बना के बड़े बड़े ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, उनकी वो ट्रांसमिशंस भारतीय आवाम के जहनों को परागंदा कर रहे हैं, लेकिन वो मोदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। आज अगर मोदी किसी वजह से इस जंग से भाग रहा है तो वो मोदी को इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान होने जा रहा है। तो मोदी तो इस जंग से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया मोदी को इस जंग में घसीट कर वापस लाना चाह रहा है। तो इस वक्त मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सूटेबल ये होगा कि वो अपने मीडिया को लगाम डाले ताकि इस खित्ते में अमन बहाल हो, जंगी जुनून का खात्मा हो, लोग अमन से रह सकें, तिजारत कर सकें और लोगों के लिए पुरअमन माहौल आगे का जारी और सारी रहे। पाक भारत कशीदगी पर मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।